प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान खुसूसी अली जनाब मुबीन सर का हम वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में। तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुलाकात आपके साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उम्मीद है कि आप तमाम बखैर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में तालीम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट बच्चे जब इल्म फन सीख कर किसी न किसी शोबे में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जब वो जॉब करते हैं तो उन्हें इंग्लिश में बात करना और इंग्लिश में काफ़ी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे माहौल को देखकर कुछ ज़िम्मेदारान स्पोकिंग इंग्लिश के एकेडमी के नाम से उन्होंने स्पोकिंग इंग्लिश को शुरू किया है। आप सबका हमारे नए प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जिस शख्सियत को मदऊ किया गया है वो मोहताज तारुफ नहीं है। गुलबर्गा में स्पोकिंग इंग्लिश एकेडमी चलाने वाले आली जनाब मोहम्मद मुबीन सर हैं। ये एकेडमी अपने कामयाबी के झंडे नस्ब कर चुका है। मुल्क नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी यहाँ से बच्चे सीखकर जॉब करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम हमारे स्टूडियो में आली जनाब मोहम्मद मुबीन सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ स्टूडियो में हाजिर हुए हैं। सर, हमारे कुछ चंद सवालात हैं, उम्मीद है कि आप उसके जवाबात दे देंगे। सर, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे है कि आपको ये स्पोकिंग एकेडमी जिसकी बुनियाद आपने रखी है, ये इसका ख्याल आपके जहन में आया कैसे? दरअसल इसके पीछे रीज़न है। जब मैं आईएएस के लिए तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे तलबा से मेरे उनके ताल्लुक़ात थे। तो उसमें एक लड़का मशाख जो बागवान बरादरी से आता है, तो लड़का मुझे रास्ते में मिला। मैं पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो लड़का बोला कि मैं टेलरिंग के काम को जा रहा हूँ। मैं बोला क्या रीज़न है, वजह क्या है, क्यों जा रहे हैं? तो लड़के का जवाब था कि सर मैं तमाम सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुआ और सिर्फ़ एक सब्जेक्ट में पास हुआ हूँ, वो है उर्दू। तो उस वक्त मेरे को बड़ा धक्का लगा था और ये एहसास हुआ था कि मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैं उसी तरीके से हैदराबाद गया था। वहाँ पर जब मैं देखा तो बड़ी ताजुब हुई मेरे को। वहाँ पे विवेकानंद बोल के एक इंस्टीट्यूट चलाया जाता है जो स्पोकन इंग्लिश का है। विवेकानंद इंस्टीट्यूट्स के जब मैं प्रोसीजर को देखा, वहाँ के उनके सिलेबस को देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि दरअसल वो इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है, बल्कि वहाँ तो पूरी एक आइडियोलॉजी सिखाई जा रही है। फिर उसके बाद 2006 में जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद तब मेरे को इस बात का ज़्यादा एहसास हुआ कि मेरे को एज ए कौम का ज़िम्मेदार होते हुए ये कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए करना चाहिए। तब गौर करा तो ज़्यादा फेल होने की वजह जो पता चली वो थी इंग्लिश। तो तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से इसकी बुनियाद डाला और अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ अपनी तरफ से, चूँकि मैं भी उर्दू मीडियम का हूँ और इत्तेफाक से मैं भी इंग्लिश में फ़ेल हुआ था डिग्री में, तो ये तमाम चीज़ों को समझते हुए फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करा। आज अल्लाह के फजल से काफ़ी स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे, जिसमें अब्दुर्रहमान साहब आते थे। इंग्लिश की वजह से ही वो मलेशिया में पढ़ाई आगे अपनी जारी रख सके आलिम होते हुए, और इकनॉमिक में जो है इस्लामिक के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर उन्होंने काम कर रहे हैं, और केरला या बेंगलोर में फ़िल वक्त उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि अब जाहिर सी बात है कि जब तमाम स्टूडेंट आपके पास पढ़ने आएंगे तो कभी कभी कमज़ोर जहन के बच्चे भी होते हैं, तो पढ़ने में उनको काफ़ी दिक्कत भी होती है। अब ऐसा नहीं कि जो भी बच्चे आए एकदम जहन फास्ट वाले आए, तो इन कमज़ोर बच्चों को आप कैसा पढ़ाते हैं
पढ़ाने में कभी कभी दिक्कत भी आपको होती है, वो अगर पढ़कर नहीं भी आए तो कभी कभी आपको गुस्सा भी होता है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या करते हैं? दरअसल जब भी ऐसे स्टूडेंट आते हैं, कल डॉक्टर भंडारी, मुनीर भंडारी साहब मेरे पास आए थे, तो मैं उनके सामने एक बात बोला था, साहब मैं ये जो स्टूडेंट से सीखा हूँ, अभी आप इंस्टीट्यूट पे भी देख सकते हैं कि ये लोगों से जो मैं सीखा हूँ जो स्लो लर्नर हैं या फिर कभी कभी ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, खासकर स्लो लर्नर का मामला। तो स्लो लर्नर की रीज़न ये है कि उनका फोकस स्पैन जो है बहुत कम रहता है। एक उसूलन देखा गया पूरी दुनिया के अंदर ही ये बात कही जा रही है, लड़के कम पढ़ते हैं और लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्या वजह है? तो फोकस स्पैन है। एक बच्चे जो 50% बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपना फोकस नहीं कर पाते कोई भी सब्जेक्ट्स के ऊपर। लड़कियां 75% ऐसे रहते हैं जो फोकस कर पाते हैं, और लड़के जो है सिर्फ 50% करते हैं और 50 नहीं करते। तो ये एक मेजर रीज़न है। अब ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना है क्या नहीं, तो मैं इस समझता हूँ और मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा भी है कि बर्दाश्त करना, यानी स्टूडेंट को समझने के लिए उनके हरकतों को देखकर उनकी गैर दिलचस्पी में कमी या फिर उनके रिस्पॉन्स में कमी, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद एज ए टीचर, और ख़ासकर ये उम्र में ज़रा गुस्सा भी आ जाता है, यंग रहने के बाद आपको अपना एटीट्यूड रहता है, तो मैं समझता हूँ कि बर्दाश्त करना असल में सबसे बड़ा काम है। बर्दाश्त करके अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कोई काम करते हैं तो आप उसकी खूबियों को समझते हैं और फिर उसकी खामियां क्या हैं उसको दूर करने की तरफ लग जाते हैं। यही मामला दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ, थॉमस एडिसन के साथ भी यही मामला हुआ और दूसरे लोगों के साथ भी यही रहा। तो सपोर्ट जब उनके वालिदैन करे तो हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी आगे बढ़े। तो असल जो चीज़ है टीचर के अंदर जो खूबी आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि सब्र है। सब्र जब आपके पास आएगा एज ए टीचर, आप कईयों स्लो लर्नर को फास्ट में बदल सकते हैं। उसमें मेरे पास खमरुद्दीन की बेहतरीन मिसाल है। खमरुद्दीन को भी जो मामला था शुरू में वही था, आज वो बच्चा MBA करके इंग्लिश की ताकत की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ अपनी डिग्री मुकम्मल करा बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बना, और MBA करके आज उन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ हैं। तो ये मेरा अपना तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर करा। बच्चों से सवाल कर लेते हैं कि जिस तरीक़े से मुबीन सर के पास जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनसे एक दो सवाल कर लेते हैं कि बेटा ये बताओ कि सर के पढ़ाने का अंदाज आपको कैसा लगा? I am studying in Mubin Spoken English. When I study in Mubin Spoken English, I feel very happy because sir teach very good and sir teach very happy. And I also happy when I learn the Mubin Spoken English. Sir teach me, sir provide me all facilities of Mubin Spoken English. सर के पास आप कितने दिनों से जा रहे हैं और आपको सर के पास सीखने को क्या मिला? Assalamu alaikum. When I joined Mubin sir before 2 years, I was not perfect in any stage fear or talking to anyone. When I joined, I feel very happy and I does not have stage fear, or I can talk to without scaring. And we have learned very grammar, and I am able to speak now by Mubin sir only. Thank you, Mubin sir. यहाँ से सर के पास जो बच्चे जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, यहाँ से सीखने के बाद वो इंडिया के बाहर भी जॉब कर खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर कभी कभी जो जिनका आपने जिक्र किया है, जो बच्चे अब तक ऐसे कितने स्टूडेंट आपके हाथ पे मतलब फारिग हो चुके हैं कि अब तक शुरू से लेकर अब तक एक अंदाज़ा बोलिए सर। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं 2007 में शुरू करा था, 2007 से लेकर अब 2020 तक करीब 20,000 स्टूडेंट मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल से हमारे करीब 20,000 या उससे ज़्यादा कम, तो ये स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं। इसमें ख़ास जो खूबी ये यहाँ पे मेरे को महसूस होती है वो ये है कि मेरे पढ़ाने से ज़्यादा मैं समझता हूँ पढ़ने वालों का जज्बा बहुत ज़्यादा है। मुसलमान नौजवानों के अंदर और ख़ासकर बच्चों के अंदर देखा, जैसे ये बच्चे भी हैं, तो इनको पढ़ा के हम थक जा रहे हैं, भाई बोल रहे हैं कोर्स कंप्लीट हो आप घर को जाइए, लेकिन ये बच्चे जो है वापस इंस्टीट्यूट की तरफ आते। तो क्या रीज़न है? जब हम देखते हैं तो इनका जो ज़ील है, इनका जो इंटरेस्ट है, असल मेन रीज़न है। दूसरी चीज़ ये जितने भी मैं जहाँ पे आपको एक फ़िगर बताया, ये फ़िगर के अंदर ख़ास जो अहम बात है वो ये है कि जिस भी स्टूडेंट के पास जिसे भी कामयाबी चाहिए वो पूरे लोग सुन लें, ख़ासकर पेरेंट्स भी,
स्टूडेंट्स बग़ैर जो है आप फोर्स के अगर कोई कर रहे हैं तो वो नहीं पढ़ सकता। इसी तरीके से स्टूडेंट वक्तिया तौर पे भी जो है कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ, इनके साथ, उनके साथ दिलचस्पी लेके भी नहीं पढ़ सकता। अगर स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है तो वो अंडरस्टैंडिंग पे है। दुनिया के बहुत सारे लोग नाकाम इस वजह से होते हैं कि उन्हें समझ नहीं पाते कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट भी हम देखते हैं कि लैंग्वेज नहीं समझ पाने की वजह से 10th के बाद आप देखते हैं पूरी तरह से प्योर इंग्लिश में रहता है हर चीज़। नहीं समझ पाने की वजह से उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी में कमी आती है। दिलचस्पी में कमी आने की वजह से वही बच्चे क्या पीछे क्लास में बैठ के शरारत करते हैं और डिस्टर्बेंस करना शुरू करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इतने दिनों में जो हम कोशिश करें लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाने की और अल्लाह के फजल से आसान ज़रिए से हम समझाने की, इसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ आपको खुशी होंगी, सिर्फ गल्फ़ में ही नहीं बल्कि आज मेरे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया और यहाँ तक के जो है इंग्लैंड में भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। और वो कहीं ना कहीं उस इंग्लिश का असर या ताकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो भी कोशिश कर रहे हैं ये हमारी एक छोटी मोटी कोशिश है। हम सिर्फ गुजारिश ये करेंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से कि आप समझिए आप क्या पढ़ रहे हैं, और समझने के लिए ज़ाहिरी बात है आपको इंग्लिश समझना पड़ता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करा। सर अभी आपने जिक्र किया 10th के बाद मतलब लोगों में बैठ गया है कि सिर्फ 10th पास करना है उसके बाद काम करना है। हमने इसका रीज़न भी पूछा क्योंकि हमारे दोस्त, मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह पीयूसी सेकेंड ईयर हुआ है, वो शायद माहौल नहीं मिला है और सबके जहन में यही बैठ गया है कि 10th के बाद इंग्लिश बहुत टफ होती है, पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि उर्दू मीडियम है सर, तो उर्दू मीडियम में एक सब्जेक्ट कन्नड़ का, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का, बाकी जो भी होते हैं पूरे उर्दू मीडियम के होते हैं। तो वैसे लोगों को जो 10th के बाद टारगेट बनाए हुए हैं कि मैं अपने अब्बा के वालिद साहब के हाथ के नीचे रहूँगा या दुकान संभालूंगा या कारोबार संभालूंगा, तो ऐसे लोगों के जो जहन में बैठा हुआ है सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहली चीज़ आप जो समझ लीजिए वो ये है कि इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। दुनिया की आसान जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर इंग्लिश एक है। और आज ये जो दुनिया में इतनी ज़्यादा इंग्लिश जो फैल रही है या फल रही जिसे हम बोलते हैं, वो उसके आसान होने की वजह से है। ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन के जो उनके अपने इदारे हैं, इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अब तक का तजुर्बा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं शुरू करा था तो 3 महीने में भी रिज़ल्ट बहुत मुश्किल से आता था, काफ़ी मेहनत के बाद। अब फिर मैं अपने आप का जायज़ा लिया, फिर और तजुर्बे करे, वो 3 महीने का रिज़ल्ट 2 महीने में बदला, 2 महीने का रिज़ल्ट महीने में बदला, और अल्लाह के फजल से मैं बेल्लारी में और फिर भटकल में, बेल्लारी और फिर यहीं गुलबर्गा के करीब एक मुकाम है, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट काल में मदरसे में गया और अल्लाह के फजल से सिर्फ 3 दिन में लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश बात करना सीखे। वो कौन से, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि वो मदरसे के तलबा थे। तो मदरसे के तलबा जब 3 दिन में सीख सकते हैं तो सवाल यह आता क्या पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट के लिए? तो असल रीज़न ये है, जितने भी आप जिनका भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई या इंग्लिश की वजह से रीज़न है, इंग्लिश ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंग्लिश कहते हैं कि प्रॉब्लम है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अपना जायज़ा लें। दूसरी चीज़, स्टीफन कोवी अपनी बुक के अंदर बताता है कि रियल लीडर्स जो रहते हैं, जो कि बिगिनिंग और एंडिंग जानते हैं, यानी जिसको शुरुआत और इख्तिताम का अंदाज़ा है, पता है, वो लोग बेहतरीन कामयाबी हासिल करते हैं। अब आप इस्लामी नज़रिए से देखेंगे तो हर साल अल्लाह ताला 11 महीने के बाद रमज़ान के महीने में फिर से दोबारा जो है जन्नत को सजाता। क्या रीज़न है? तो अल्लाह बताता कि प्लानिंग, और फिर रमज़ान से क्या मिलता है? मकसद वाज़े हो रहा है। इसी तरीके से जो भी बच्चा स्कूल जा रहा है या पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो पहले अगर आपके पास मंजिल क्लियर है, यानी आपके पास विज़न क्लियर है कि ये पढ़ने के बाद हम ये बनेंगे तो हम इतना कमाएंगे तो हमें लोगों की इतनी मदद कर सकेंगे। अगर ये माँ बाप पूरे बच्चों को क्लियरली बता दें तो मेरा ऐसा 100% मानना है कि इंशाल्लाह वो आगे जा सकते हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल मेरे समझ में आती है कि वो है रेहान की। रेहान लड़का एल्युमिनियम का काम करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ वो अपने आप को इम्प्रूव करा, ना सिर्फ इंग्लिश के अंदर दूसरे सब्जेक्ट में भी, फिर शेट्टी डिप्लोमा कॉलेज का अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ड्रॉप आउट जो है वो टॉपर बन जाता है। तो क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि अगर आपके पास गोल है, मकसद है, तो इंशाल्लाह आप आगे जा सकते हैं।
क्लियर ही नहीं है गोल आपके पास गोल का कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं है कि भाई पढ़ने के बाद मैं क्या बनूंगा, नहीं पढ़ने के बाद मैं क्या बनूंगा, पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। जब आपको ये समझ में आएगा तो आप यकीन मानिए ना मानिए, इंशाअल्लाह हर किसी का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इसके लिए इंग्लिश की अगर कोई बहाना बना रहा है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अगर आपके पास भी, चूँकि उर्दू और अरबी पढ़ने वाले उनकी ज़ुबान ज़्यादा बेहतर रहती है दूसरे लैंग्वेज के स्पीकर से, ये लोग बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके सामने रखा। और एक अहम बात वो ये है कि आने वाला दौर, पूरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं मुझे, पेरेंट्स, स्टूडेंट, आने वाला दौर बेटा, अब तक हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक के अंदर से गुजरे हैं, जहाँ से इंडस्ट्री से पैसा कमाया गया, आईटी जो है रहता है, इससे भी हम इस दौर से भी गुजर रहे हैं, यानी इससे भी बहुत पैसा कमाया जा रहा है। अब जो आने वाला दौर है वो नॉलेज इकोनॉमिक का दौर है, यानी जिसके अंदर जितना ज़्यादा इल्म रहेगा वो उतना ज़्यादा डिमांड में रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर घर के अंदर रोबोट, हर काम करने वाला रोबोट आपको नजर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में। तो जब ये ज़्यादा आम होंगी मोबाइल की तरह, तब क्या नतीजा होगा, जितना इल्म ज़्यादा रहेगा वो इंसान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। तो मेरी तमाम व्यूअर से गुजारिश है, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, ये आने वाला दौर इकोनॉमिक जो है, नॉलेज इकोनॉमिक का दौर है। ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करना, समझते हुए, तब इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। थैंक यू सर। आपके जब स्पोकन इंग्लिश की जो एकेडमी है सर, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पूरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो नहीं आते जी। कभी कभी उर्दू मीडियम के बच्चे भी आए तो इंग्लिश मीडियम के और उर्दू मीडियम के, क्योंकि उर्दू मीडियम के जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी इंग्लिश बिल्कुल उनकी वीक होती है। तो आपको उन दोनों में पढ़ाने में अगर दिक्कत महसूस होती तो आप दोनों को किस तरीके से हैंडल करते हैं? 2007 में जब मैं शुरू करा था तब उर्दू मीडियम के मेरे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अब अगर मैं देख रहा हूँ, अपना जायज़ा ले रहा हूँ, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मेरे पास ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ज़ुबान आपकी आसानी से पलटती है, ये बेनिफिट है। इससे बड़ा बेनिफिट उर्दू मीडियम में पढ़ने का या कन्नड़ा का ये है कि उर्दू और कन्नड़ा मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है उन्हें रटता है कम, कुछ ना कुछ समझता है। तो ये समझने का बेनिफिट आगे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो बता रहे थे कंपैरिजन, अगर आप कर्नाटक का सिलेबस देखेंगे तो पूरा फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश है। अभी हम जो है हमारे क्लास में भी जो है 4th स्टैंडर्ड की बुक फलां साहब को दे के आ रहे हैं। आप ये पूरे सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप इंग्लिश को देख रहे हैं तो ये पूरा जो है वहाँ पढ़ाया जाता है एक लैंग्वेज की हैसियत से, जिसमें एक्टिविटीज़ भी होती है, रीडिंग राइटिंग भी होती है। तो एक उर्दू मीडियम का बच्चा या कन्नड़ा मराठी मीडियम का बच्चा खाली वो एक इंग्लिश की बुक भी पढ़ लेता प्रॉपर तरीके से तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। हाँ, जो लोग पढ़ते ही नहीं इंग्लिश से, या डरते हैं या इंग्लिश के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनको 100% प्रॉब्लम आती है। और उनको पढ़ाने का तरीक़ा ये है, चूँकि मैं उर्दू मीडियम का हूँ और मैं उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उर्दू मीडियम का हूँ, क्योंकि उर्दू समझने की वजह से मेरे को दीन समझने में और फिर दीन को फॉलो करने में, साथ ही साथ अखलाकियात की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रुझान और ज़्यादा बढ़ गया, ये महज उर्दू की वजह से। तो उर्दू के बच्चों को पढ़ाने में एक ही प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर एतमाद कम रहता है। इंग्लिश के बच्चों के अंदर खूबी ये रहती है कि उनके अंदर एतमाद रहता है। हालांकि उन्हें सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चूँकि उन्हें इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ज़रा ज़्यादा रहता है। उर्दू मीडियम के बच्चों का कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो ये पूरों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं। ज़हीर बोल के जो नाबीना बच्चा यतीम खाने में जिसको मैं पढ़ाया, आप देखे होंगे कि एक नाबीना बच्चा सीख सकता है तो उर्दू तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कल हम डॉक्टर भंडारी से मिले या दूसरे डॉक्टर से मिल रहे हैं तो मैक्सिमम लोग जो है उर्दू मीडियम के ही हैं, ये यानी अपने मीडियम के रह के उन अपने अपनी फील्ड में कमाल जमाल हासिल कर रहे हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश ये है, आपके चैनल से भी गुजारिश ये है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट की हिस्ट्री लीजिए, वो अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ने के बाद साइंटिस्ट बन रहे हैं। कोई रटने से साइंटिस्ट नहीं बन रहा। ये जो हमारा रोट लर्निंग जो सिस्टम आया जिसमें सिर्फ रटाया जाता है, तो ये इससे साइंटिस्ट नहीं बना जाता, बल्कि समझने से बना जाता है। और समझ जो डेवलप होती है वो मदर टंग से होती है। इसीलिए चाइना, जापान और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं अपने बच्चों को जो तालीम देते हैं उन्हें अपनी मादरी ज़ुबान में देते हैं। तो ये हिसाब से थोड़ी जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें थोड़ा बेहतर रहता है
उर्दू के बच्चों में कम रहता है। अगर हम प्रैक्टिस करा दिए ज़्यादा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कोई भी मीडियम के रहो, आप 3 दिन में इंशाल्लाह अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। सर, जब बच्चा फर्स्ट से लेकर 10 तक पढ़ता है तो उसको उस अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं आता जी। तो जब ऐसी एकेडमी में जब वो एडमिशन लेता है, वहाँ 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है, वहाँ से जब कंप्लीट होकर जब निकलता है तो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलना सीखता है। या स्कूल में इंग्लिश पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिलाई जाती, क्या इंग्लिश में बोलचाल नहीं होते? चंद चीज़ें हैं, किसी को पूछा, किसी एक आम इंसान को कॉमन सेंस क्या है 10th में ये जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश में बोलना करना, तो ऐसे ऐसे अल्फाज हैं स्कूल में पढ़ने के बाद उनको वो अल्फाज के मीनिंग नहीं मालूम होते। जैसा जिस तरीके से आपने इनका ख्याल कर कर एकेडमी आपने शुरू किया है, तो वहाँ पर आने के बाद एक एक लफ्ज़ के मीनिंग आपके पास मिलते हुए नज़र आते हैं। कॉमन सेंस क्या है या दीगर ऐसे वर्ड्स हैं आपके पास आने के बाद मिल जाते हैं, जबकि वो स्कूल में नहीं मिलते। 10 साल स्कूल में रहने के बाद उसको अल्फाज के मीनिंग नहीं मिलते तो आपके पास मजबूरतन आना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे, स्कूल में या मैनेजमेंट वालों की गलती है या बच्चों की गलती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इंडियन एजुकेशन लविंग बोलना चाहिए पेरेंट्स का इंग्लिश को लेके। आप कभी सोचिए 10 साल कोई शख्स पढ़ता है, वो कितना बड़ा बेवकूफ़ होगा समझे बगैर पढ़ता है। ये बड़ा ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं आप इसको। तो माँ बाप की जिम्मेदारी ये रहती है कि भाई आप स्कूल भेज रहे हैं तो इन्हें लिखने पढ़ने के अलावा सीख रहे हैं क्या। अगर आप इस पे गौर देना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट के स्टेट सिलेबस के हिसाब से 4वीं जमात तक लिखने पढ़ने आना, कोई भी बच्चा रहने लिखने पढ़ने आना, 5वीं जमात से 5th स्टैंडर्ड से वहाँ पे साइंस सोशल और दूसरे सब्जेक्ट शुरू होते हैं। अब यहाँ आप जो जिक्र कर रहे हैं 10 साल पढ़ने के बाद भी, 10 साल पढ़ने के बाद जिसे बोलने नहीं आता तो करता क्या हूँ, तो स्लेवरी सिस्टम अपनाता, ग़ुलामी का सिस्टम। कौन सा ग़ुलामी? सिलेबस की जो ग़ुलामी रहती है वो अपनाता। टीचर क्या करते हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं बोले तो फिर मैनेजमेंट पूछता है रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा। उसके बाद बच्चे को क्या करना है, बच्चे को ये पूरे आंसर्स देना है, नहीं बोले तो उसके वालिदैन उसे फिर परेशान करते हैं। इस वजह से क्या करता है, जो भी बात जो भी वहाँ पे लिखाया जा रहा है क्वेश्चन आंसर सेम कॉपी पेस्ट का मामला आता। यानी जैसे जीरोक्स का निकलता है एक पेपर, सेम बच्चा जो अपने हाथ से लिखना शुरू करता है। तो ये रटने की जो आदत पड़ती है ये सिलेबस स्लेवरी सिस्टम की वजह से पड़ती, समझने की नहीं पड़ती। तो इस वजह से क्या होता है, ये बच्चे को जो है बोलने समझने और दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि माँ बाप जैसा बच्चे को सर्दी ज़ुकाम को लेकर सीरियस हो जाते हैं और उसका इलाज ढूंढते हैं, तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, लिखना पढ़ना तो खाली 4वीं जमात तक का मामला है, मैक्सिमम 4th स्टैंडर्ड तक एक बच्चे को लिखने पढ़ने आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के सिलेबस के हिसाब से। इसके बाद तो पॉन्डरिंग सोचने की बात होती है। अब ये माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है कि बेटा तेरे खाली पढ़ने लिखने का काम है, या जो तू क्वेश्चन लिखा है उसके माने समझा हमको, या फिर जो आंसर लिखा है उसके बारे में हमारे को बताओ। जब माँ बाप ये बच्चे को पूछना शुरू करेंगे तब बच्चा समझने की तरफ जाएगा। जब समझने की तरफ जाएगा तो आप जो बता रहे हैं हर सवाल का जवाब उन 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड में ढूंढना शुरू करता है। अब ढूंढना शुरू करता है तो उसका नतीजा क्या होता है, सब्जेक्ट समझता है और सब्जेक्ट से मोहब्बत भी होती है, फिर उसी के हिसाब से इंशाल्लाह वो आगे ग्रोथ कर सकता है। तो जब बच्चा स्कूल से आने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को देखें। ऐसा नहीं कि स्कूल जा रहा है तो अभी आपने जिक्र किया था कि ग़ुलामी किताबों की पढ़ लिख क्या रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें माँ बाप की भी तवज्जो होना चाहिए कि अपना बच्चा कर क्या रहा है, पढ़ क्या रहा है। बहुत सारे माँ बाप को देखा मैं बड़े खुश होते, 97 लाया बच्चा, 90x मार्क्स लाया। मेरा आपसे भी सवाल है और आप भी उठा सकते हैं सवाल को कि भाई 10 साल 12 साल अगर कोई बच्चा एक मामूली मैकेनिक का काम करता है, सीखने जाता है, और 10-12 साल के बाद बोले भाई आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया, आप बेहतरीन मैकेनिक बन गए, फिर बाद में जब वो बच्चा गाड़ियाँ लेके अपना काम शुरू करता है तो काम करने के बजाय गाड़ी बनाने के बजाय गाड़ी ख़राब कर रहा है, तो आप उस मैकेनिक को क्या बोलेंगे, ये तो दीवाना हो गया। बोलो सही है गलत? अब ये सिस्टम क्या कर रहा है, एजुकेशन का 10-12 साल बच्चे को पढ़ा रहे हैं
10-12 साल पढ़ने के बाद फेल हो जा रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? काबिलियत अगर आपके अंदर डेवलप करना है तो काबिलियत डेवलप कीजिए। काबिलियत डेवलप करने के बजाय बच्चा 10-12 साल पढ़ने के बाद तो फेल हो रहा है। तो ये सवालात माँ बाप को पूछने ही चाहिए, इसलिए कि आपकी औलाद से बड़ी रही जो है आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कि आपका बच्चा 10-12 साल पढ़ रहा है, समझ रहा है क्या, तो उसके बारे में कितना समझ रहा है, आखिर समझ रहा है या नहीं समझ रहा, या सिर्फ सवाल और जवाब के खेल के अंदर रह गया है। अगर आप इन चीज़ों पे गौर आप इंशाल्लाह ध्यान देंगे तो मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि यहूदी जो इतना आगे जा रहे हैं, या फिर ब्राह्मण्स जो आगे जाते हैं, या दूसरे कम्युनिटी के लोग जो जापानीज़ आगे जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अगर आप अपने बच्चों को समझने का समझा देंगे खाली रटने के बजाय, तो आने वाले दिनों में आपके घरों से साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी शख्सियतें इंशाल्लाह जन्म ले सकते हैं। तो हम एक दो सवाल बच्चों से भी कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए कि कभी सर की क्लास में आप जाते हैं तो कभी कभी जाते वक्त लेट हो जाए, तो कभी होमवर्क नहीं करे, तो सर वैसे टाइम पे आपको करते क्या हैं? मतलब डांटते हैं, मारते हैं, या किस तरीके से आपको सर ये करते हैं? Assalamualaikum my dear friends, when we go to the Mubin spoken English, if we shall have late, then the Mubin sir will not beat for me. Many students they will not beat for any persons. They will talk happily, and they talk happily and give the guidance. Come fast to the Mubin spoken English. थैंक यू माय फ्रेंड्स। सर, हमारे जो आए हुए हैं स्टूडियो में, उनका एक सवाल है, उनका सवाल लेकर हम इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन सर, मेरा सवाल ये था सर, आपके पास क्या बच्चों की एज लिमिट, मतलब जैसे बड़ों को अलग क्लास या बच्चों को अलग क्लास, ऐसा कुछ है सिस्टम? और दूसरी बात, हम क्या है, अब हमारा तो स्टूडेंट टाइम ख़त्म हो गया, अब हम कारोबारी लाइन से हैं, अब इनके लिए भी आपके पास ऐसा कुछ है क्या? मतलब जो हम भी घबराते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, मगर वो कारोबार के हद तक रहता है। अब फिर भी हम कहीं बाहर चले गए तो वहाँ पे थोड़ा कमतर महसूस करते हैं। तो मेरा ये सवाल था, जैसे हम जैसे लोगों के लिए कुछ आपके इधर कुछ। एक शफ़ी साहब बिल्डर बोल के आ रहे हैं, जो बड़ी मार्शल आर्ट की गैर मामूली शख्सियत हैं। यही हेजिटेशन का उनका मसला था। मैं बोला डोंट वरी, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाता। इससे पहले और एक साहब वाड़ी से आते थे, जो इनका प्रमोशन हो गया। अब एज थी, अब किसी के सामने सीखना कैसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सीखे। तो ये जो आप जो सिस्टम बता रहे हैं, ये ऑलरेडी मेरे पास पिछले 12-13 साल से चल रहा है। शाम में मैं ख़ासकर रात में, शाम में नहीं, रात में जो है मैं सेपरेट लेता हूँ। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे पास ये चलते हैं क्लासेस। इसके अंदर यही जो एज का फैक्टर है, जो लोग छोड़े हैं स्कूल वगैरह, इन सब के लिए सेपरेट हमारे पास इसका नज़म है। अब तो मैं और एक बड़ा पब्लिक स्पीकिंग पूरा बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, बड़ा और एक में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों को दावत दूंगा एक नए इंस्टीट्यूट की, जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं IAS के भी गाइडेंस सेंटर रहेंगा। पूरा स्पीकिंग का एक जो कोर्स रहता है, एक टॉप लेवल का, जो अब आप तो खाली आपका एक मसला है, टीचर्स हैं इसके अंदर, एडवोकेट्स हैं इसके अंदर, और दूसरी फील्ड के जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह आते हैं, इन्हों भी झिझकते हैं। पब्लिक के सामने गए तो उनको हाथों में ठंड होना शुरू होती है, चेहरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये तमाम जो फियर फैक्टर्स हैं या जो भी फैक्टर्स हैं स्पीकिंग के हद तक, उसके लिए हम अलग से इंशाल्लाह और एक नया कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बिजनेसमैन, इवन जिसमें जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं मगर इंग्लिश बात करना सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे अल्लाह चाहा तो सिखा देंगे। अब आप ये सवाल करेंगे मीडिया के में, आप पकड़ लेंगे, अरे क्या ये कैसी बात कर रहे हैं आप, इंग्लिश कैसा आ सकता है बगैर लिखे पढ़े के? भाई काढ़ा आ सकती है बगैर लिखे पढ़े के, तो इंग्लिश ही क्यों नहीं आ सकती? सही है गलत? तो ज़हीर के ऊपर जो मेरा एक्सपेरिमेंट था, ये जो नाबीना बच्चा जिसका जिक्र करा, उससे पहले और एक ज़हीर जो रेमंड शोरूम के सामने मोबाइल की दुकान में काम करता है, वो बच्चा भी मेरे पास लिखना पढ़ना बाद में सीखा है, बात करना पहले सीखा है। अब आप बोलेंगे ये क्या, कहाँ से थ्योरी ला रहे हैं? भाई एक बच्चा जो बच्चा पैदा होता है तो उन्हें भी जो है पहले जो लैंग्वेज सीखता है, लिखना पढ़ना नहीं सीखता, वो तो बोलना समझना फिर बोलना सीखता है। तो ये तरीक़े को मैं अपना के अल्हम्दुलिल्लाह ये सेपरेट रखा हूँ। आप जिन लोगों को भी जो पढ़े लिखे हैं, जो कारोबार में आगे जाना चाहते हैं,
जो दुबई से लेकर दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, शर्म की वजह से बोलिए या एज की वजह से बोलिए, जो हम मतलब स्टूडेंट के साथ पढ़ना है नहीं पढ़ना शर्माते हैं, तो आप शर्माने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए आपकी एज क्या भी रहने दे, आपका प्रोफेशन क्या भी रहने दे, हम इंशाल्लाह आपको सिखा सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास जो है 65 ईयर्स ओल्ड मैन जो डेयरी मिल्क में काम करते थे, रिटायर्ड होने के बाद आए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सीखे, इस वजह से सीखे कि उनके नवासों से बात करना है, और उनके नवासे जो है अमेरिका में थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सीख कर जाके आज जो है अमेरिका अपने नवासों के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिस्कस भी करे, बातचीत भी करे, बाद में आके अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुक्रिया भी अदा करे। तो एज कोई मसला नहीं है, आप जो भी ऐसे लोग सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप आके सीख सकते हैं। और मेरी गुजारिश ये है कि सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला जो फरमाता है कि इंसान को जो खूबी दी गई है, जो इम्तियाज़ है, वो इम्तियाज़ उसकी ज़ुबान की वजह से है, उसकी ज़ुबान की वजह से वो इम्तियाज़ है। तो अमेरिकन आज सेल्समैन दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड में है, तो उसकी वजह यह है उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो हम ये इंशाल्लाह इंग्लिश के ज़रिए कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बल्कि डिसीजन मेकिंग की ये पूरी जो स्किल्स रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करेंगे, चाहे वो किसी भी एज के रहें, चाहे 5 साल के रहें या फिर 65 साल के रहें। थैंक यू। तो सर लास्ट में हमारे व्यूवर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इंग्लिश जो समझ रहे हैं कि इंग्लिश टफ है, इंग्लिश हार्ड है, तो और एक बात ये कहना चाहूँगा सर कि लोगों में एक डर बढ़ गया है, उर्दू मीडियम को कोई वालिदैन माँ बाप उर्दू मीडियम की तरफ जाने की तरफ सोच भी नहीं रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए? जो लोग उर्दू मीडियम की तरफ नहीं आ रहे वो एक अलग मसला है, मगर मैं तमाम पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगा, उर्दू एक सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाइए। जैसे मैं मेरी बेटी को भी फ़लाँ स्कूल में एडमिशन दिलाया तो उसके पीछे रीज़न यही था कि उर्दू एक सब्जेक्ट होना, उर्दू आने से अखलाक आते हैं, उर्दू आने से एहसास आता है, और उर्दू आने से आपका अपना ज़ाती कल्चर आता है। तो उर्दू ये पॉइंट से इसको जहन में रखना चाहिए। दूसरी जो आप मैसेज के ताल्लुक़ से बात ये करे थे, तो मेरा मैसेज ये है कि जिसको उर्दू आती है वो बहुत आगे जा सकता है, ये आप जहन में क्लियर रख लीजिए बात। और गब्बर सिंह इससे पहले बहुत पहले शोले फिल्म में बोला था कि जो डर गया वो मर गया, और इसी तरीके से आप देखते हैं कि डर के आगे जीत है। दुनिया के अंदर जो भी इंसान डर अपने पास रखता है, मेरी उससे गुजारिश है कि आपके डर से बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं है। आपको सीखना है तो आप हमारे पास आइए, बेफिक्र होकर आइए, ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आइए, इंशाअल्लाह आपकी हम जितनी हो सकती है मदद करेंगे। और ये मैं आपके चैनल का ख़ासकर वॉइस ऑफ गुलबर्गा और हमारे अज़ीज़ स्टूडेंट भी हैं, अज़ीज़ भी हैं, और ख़ासकर आप इतने यहाँ पे लोगों को जमा करें, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह जैसा हिंदू के प्लेटफॉर्म से द हिंदू न्यूज़पेपर के मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ काउंसलिंग में, आगे भी करता रहूँगा। जब भी आप मेरे को मौका देंगे तो इंग्लिश को अपनी ताकत बनाइए बजाय इंग्लिश से डरने के। ये हमारा प्रोग्राम इख्तिताम होता है। एक मुलाकात आपके साथ आज हमारे स्टूडियो में आज जनाब मोहम्मद मुबीन सर आए हैं, तो हमारे टीम की तरफ से हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्त निकाल कर यहाँ आए। सर ने जो मैसेज दिया है तो हर कोशिश करें, इन बातों को सुने और अमल करने की कोशिश भी करें। जितना हम भारी समझते हैं उतना भारी है नहीं। सर के इन बातों से हमारे अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए। तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।